हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं इसके। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। आज हम इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन को देख लिया था। हमने असहयोग आंदोलन को समझ लिया था। आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं। चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को पूरी तरह शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा ये जो आंदोलन चलाया गया था, ये इसके कारण क्या थे? आखिर क्यों ये आंदोलन चलाया गया था? देखो दोस्तों, कम शब्दों में अगर बताया जाए तो इसका एक बहुत बड़ा या एक मेजर जो कारण था वो था जापानी आक्रमण। क्योंकि अब जो भारत था वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अंडर में था। क्योंकि जो भारतीय सरकार थी, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी भारत में, उसने भारत को ब्रिटेन के साथ पूरी तरह जोड़ रखा था और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी ब्रिटेन की तरफ से शामिल कर लिया गया था। क्योंकि अब जापान तो ब्रिटेन का दुश्मन था। उस समय लड़ाइयाँ लड़ रही की जा रही थी। तो जापान भारत पर आक्रमण करता, भारतीय सैनिकों पर आक्रमण करता। तो इस आक्रमण के चलते जो गांधी जी थे, उनका यही मानना था कि जो अंग्रेज हैं वो भारत छोड़कर चले जाएं और भारतीय लोग अपना शासन खुद संभाल लेंगे। तो ये था मेजर कारण, क्योंकि भारत जापानी आक्रमण हो सकता था। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के लिए चलाया गया कि भारत को अंग्रेज आप छोड़ दो। अब चलिए एक बार इस पूरी तरह एक अच्छे से बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या मेजर कारण रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के। तो इसकी बात करते हैं। तो संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की असफलता ने संवैधानिक विकास के मुद्दे पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रुख को उजागर कर दिया। यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की ज़्यादा समय तक चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। इससे अंग्रेजों को भारतीयों से विचार विमर्श किए बिना उनके भविष्य निर्धारण का अधिकार मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बड़ा कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का, वो था एक संवैधानिक गतिरोध। मतलब ये था कि भारतीय लोग, अब ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि अगर भारतीय लोगों ने कुछ अब नहीं किया तो जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश सरकार है, वही भारतीयों का भविष्य तय कर देगी। वही अपने हिसाब से कुछ भी नियम भारतीयों के लिए बना देगी और भारतीयों को मानना पड़ेगा। बहुत सारे क्रिप्स मिशन जैसे कई सारे मिशन भारत में आ रहे थे, जो कि संविधान को लेकर भारत में बात करने आ रहे थे कि एक डोमिनियन स्टेट के लिए संविधान कैसा होना चाहिए, या भारत में नॉर्मली एक अच्छा संविधान बनाया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। सुधार के तौर पर यहाँ पर कई सारी गतिविधियाँ सरकार के द्वारा की जा रही थी, लेकिन ये कुछ अच्छे प्रयास नहीं थे सरकार के द्वारा। तो अब यहाँ पर ऐसा लगा कि अब भारतीयों को थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा सरकार के, संघर्ष करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर भारतीय लोग चुप बैठे रहेंगे, चुपचाप शांत बैठे रहेंगे, तो ब्रिटेन की ये जो सरकार है ब्रिटेन की, वो कुछ भी भारतीयों का भविष्य तय कर देगी बिना भारतीयों से पूछे। इसके अलावा एक कारण ये भी था, मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि तथा चावल, नमक इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के अभाव के कारण सरकार के विरुद्ध जनता में तीव्र असंतोष था। सरकार ने बंगाल और उड़ीसा के नावों को जापानियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के भय से जब्त कर लिया था, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटेन ने असम, बंगाल और उड़ीसा में दमनकारी एवं भेदभावपूर्ण नीति का सहारा लिया। देखिए दोस्तों, एक बड़ा कारण था, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ दोस्तों, एक बड़ा कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का, वो ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन होने का एक कारण ये था कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसके कारण महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और जो जनता थी उसमें असंतोष भरा हुआ था। वो संतुष्ट नहीं थी, उसमें गुस्सा था, उसमें सरकार के विरुद्ध विरुद्ध काफ़ी गुस्सा था। इसके साथ ही सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे जनता नाराज़ हुई। जैसे कि बंगाल और उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ पर जो नाव चलाने वाले जो लोग थे, उनकी नावों को छीन लिया गया सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था, सरकार को लग रहा था कि कहीं जापानी लोग इधर आएँ और इनकी नावों का फ़ायदा उठाकर, इनकी नाव का प्रयोग करके हमारे ऊपर आक्रमण ना करें। तो ऐसा इनको लगा सरकार को कि ये नावों वगैरह का दुरुपयोग जापानियों के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कई भारतीय लोगों की नावों को जब्त कर लिया। इसके अलावा जो जापानी आक्रमण था उसके डर के कारण ब्रिटेन ने असम, बंगाल, उड़ीसा में कई सारी दमनकारी नीतियां अपनाई। दमन किया, शोषण किया जनता का बहुत ज़्यादा। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय तथा शक्तिशाली ब्रिटेन के पतन के समाचार ने असंतोष को व्यक्त करने की शक्ति भारतीयों में जगाई। ब्रिटिश शासन के स्थायित्व से लोगों की आस्था कम होने लगी तथा लोग डाकघरों एवं बैंकों से अपना रुपया वापस निकालने लगे। अब
सरकार, अब देखो जो ब्रिटेन की सरकार थी दक्षिण एशिया में, वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाते थे। ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया मतलब है कि भारत है, ये तो भारत की तरह आप देखोगे इंडोनेशिया हो गया और दूसरे जो देश आते हैं यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड वगैरह भी आता है। तो ये जो देश थे ये दक्षिण पूर्व एशिया कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जापान ज़्यादा सक्सेस था। जापान बहुत अच्छे से ब्रिटेन का सामना कर रहा था। सिंगापुर वगैरह हो गए। तो ये जो देश हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। तो यहाँ पर ब्रिटेन की पराजय देखी जा रही थी, ब्रिटेन हार रहा था, जिसके कारण भारतीय लोगों में जोश आया कि अब हम ब्रिटेन के शासन को ख़त्म कर देंगे। और ब्रिटेन के शासन का जो स्थायित्व था वो भी कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि जो लोग थे जिन्होंने बैंकों में अपने पैसा जमा किया था वो भी पैसा निकाल रहे थे। तो ये भी एक कारण था आंदोलन शुरू होने का। इसके अलावा बर्मा और मलाया को खाली करने के ब्रिटिश सरकार के तौर तरीकों से काफ़ी असंतोष फैला। सरकार ने यूरोपियों की बस्तियां खाली करा ली तथा स्थानीय निवासियों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। यहाँ दो तरह की सड़कें बनाई गई, भारतीय शरणार्थियों के लिए काली सड़क और यूरोपीय शरणार्थियों के लिए सफ़ेद सड़क। ब्रिटिश सरकार की इन हरकतों से अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा तथा उनकी सर्वश्रेष्ठता की मनोवृत्ति उजागर हो गई। अब देखिए दोस्तों, बर्मा और मलाया, बर्मा मतलब जो म्यांमार है, भारत के बगल में ही आप देखोगे जो पूर्वी भारत है उसके बगल में बर्मा एक देश है। उसके बाद मलाया वगैरह भी आते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में ही। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार को डर था कि यहाँ पर जापानियों का कब्जा होने वाला, तो जल्दी जल्दी इन क्षेत्रों को खाली कराया गया और जो जो मेजर इलाके थे वहाँ से लोगों को हटाया गया। और लोगों को किस तरह से हटाया गया, तो जो तौर तरीके थे वो बहुत घटिया तरीके थे। जैसे कि यूरोपीय लोगों ने, मतलब ये जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने यूरोपीय लोगों की बस्तियां तो खाली करा ली और जो भारतीय लोग थे जो वहाँ पे बसे थे उनको वहीं छोड़ दिया। मतलब वहाँ पे उनको अपने भाग्य पर छोड़ दिया। जो भारतीय सैनिक वगैरह गए थे, जो आम लोग गए थे, उनको उनके भाग्य पर बर्मा वगैरह में छोड़ दिया कि वो अपना देख लेंगे। और यूरोपीय लोगों की बस्तियां उन्होंने खाली करके उन्हें सेफ स्थानों पर पहुँचाने लगे। इसके अलावा जो सड़कें भी बनाई गई, तो उन जो सड़कें भी बनाई गई थी वो ऐसी थी कि जो भारतीय लोग थे उनके लिए काली सड़क थी, और जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय शरणार्थी, उनके लिए सफ़ेद सड़क। सफ़ेद सड़क का मतलब यही कि उस सड़क पर सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय जा सकते हैं, भारतीय नहीं जा सकते। काली सड़क पर तो यूरोपीय भी जा सकते हैं, ये यूरोपीय के ऊपर डिपेंड है, लेकिन भारतीय लोग सफ़ेद सड़क पर नहीं जा सकते। तो ये जो नस्ल के आधार पर भेदभाव था ये भी सामने आ रहा था। तो ये सारी चीज़ों ने बल दिया कि अब भारतीय लोगों को एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, तो क्यों लाया गया था। एक सबसे बड़ा कारण था कि जापानियों का आक्रमण हो रहा था, और एक दूसरा कारण था कि भारतीयों को अब कुछ करना जरूरी था भारतीयों के लिए, क्योंकि संवैधानिक रूप से बहुत ज़्यादा गतिरोध बना हुआ था और भारतीयों को फिर संघर्ष करना था ताकि अंग्रेजी सरकार भारतीयों की बात सुने। इसके अलावा महंगाई बहुत बढ़ गई थी और जनता में असंतोष था। ये एक बहुत बड़ा कारण था। महंगाई बढ़ने के कारण जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष भरा हुआ था, इसलिए उसने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही अंग्रेज़ों की पराजय हो रही थी दक्षिण पूर्व एशिया में, जहाँ पे भारत आज है, तो वहाँ पर उसी के आसपास देखा जाए तो भारतीय एशिया में हम देखते हैं ब्रिटेन की पराजय हो रही थी, इसलिए भारतीय लोगों का मनोबल भी बढ़ा। इसके अलावा अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी युद्ध के दौरान भारतीयों के प्रति वो अच्छी नहीं थी, जैसे कि नस्ल के आधार पर उन्होंने कई सारे भेदभाव दिखा दिए, और इसी कारण से यहाँ पर विरोध किया गया और एक आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ तक हमने ये बात कर ली। अब हम बात करते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक। ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ। यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली कारणों की बात कर ली थी, लेकिन हमने एक कारण देख लिए, इससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई कि ये तकलीफ़ें थी, और इसी तकलीफ़ों से उबरने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कैसे शुरू हुआ इसको समझो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, अब देखो जो पूरी कांग्रेस है उसकी एक बैठक बुलाई जाती है ग्वालियर टैंक में। ये एक मैदानी एरिया है, पार्क जैसा एरिया समझ सकते हो। बम्बई में एक स्थान है ग्वालियर टैंक, तो वहीं पे ये स्थान है, वहाँ पे बैठक होती है। पूरे भारत से जो प्रमुख नेता हैं वो आते हैं इस कमेटी में। ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया तथा घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फासीवाद और साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा और अपनी अखंडता को, अपनी एकता को बनाए रखेगा।
और अंग्रेज़ों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया जाएगा और गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, 8 अगस्त को 1942 को एक प्रस्ताव पारित किया जाता है इस बैठक में, ठीक है। ग्वालियर टैंक की एक बैठक होती है जहां पर कांग्रेस सदस्यों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और घोषणा कर दी जाती है कि अंग्रेजों भारत को तुरंत आज़ाद करो और भारत से तुरंत चले जाओ और भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसको तुरंत समाप्त करो। घोषणा की गई कि जो जैसे कि जापान एक साम्राज्यवादी, एक फासीवादी वो भी सरकार थी जापान में भी, तो ये सारी भारत में इसको पसंद नहीं किया जाता था। जैसे कि हिटलर जो था वो नाजीवाद था, इटली फासीवादी था। ये मतलब तानाशाही विचारधाराएं हैं, फासीवादी, नाजीवादी, ये बस कब्जे पर ज़्यादा जोर देती हैं दूसरे देशों पर। तो भारत ने कहा कि हम घोषणा करते हैं हम अपने देश को संभाल लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और हम अपने देश को, ये जो जापान हो गया, हिटलर हो गया, जर्मनी वगैरह हो गए, इनसे हम दूर रख लेंगे अपने देश को, आप लोग जाइए, अंग्रेज़ों आप जाओ। ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया कि जो हमारा पूरा आंदोलन होगा उसके जो नेता रहेंगे वो गांधी जी ही रहेंगे। ये सारी चीज़ें इस बैठक में तय कर ली गई और फिर आंदोलन स्पष्ट तौर पर शुरू हो गया। आंदोलन इसीलिए शुरू हुआ कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और भारत में जो शासन है उसको आप समाप्त करो, ब्रिटिश का शासन समाप्त करो और आज़ादी के पश्चात या शासन जब समाप्त हो जाएगा ब्रिटेन का, तब भारत में एक अस्थायी सरकार बनाई जाएगी। उसके बाद अच्छे से सारी व्यवस्थाएं भारत में स्थापित की जाएंगी। ये सारी चीज़ें ग्वालियर टैंक की बैठक में कांग्रेस कमेटी के द्वारा निश्चित की गई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने कई सारी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न वर्गों को गांधी जी द्वारा दिए गए निर्देशों के। देखिए, इस आंदोलन को पूरी तरह सही से चलाने के लिए गांधी जी ने कई सारे निर्देश लोगों को, अलग अलग वर्ग के लोगों को दिए थे। तो अब हम इन निर्देशों को देखते हैं क्या ये बातें थी। देखिए, सरकारी सेवकों को निर्देश दिया गया कि त्यागपत्र नहीं दें लेकिन कांग्रेस से अपनी राजभक्ति घोषित कर दें। गांधी जी के द्वारा कहा गया कि जो सरकारी व्यक्ति हैं, जो सरकारी कामकाज करने वाले जो व्यक्ति हैं, सरकारी सेवा में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, वो सरकारी सेवा से त्यागपत्र ना दें, मतलब रिज़ाइन ना दें, नौकरियां ना छोड़ें, बल्कि ये कह दें कि हम भले ही सरकार के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी देशभक्ति या हमारा सब कुछ कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा सैनिकों से कहा गया, निर्देश दिया गया सैनिकों को कि सेना से त्यागपत्र नहीं दें, सेना से छोड़े ना सेना को, किंतु अपने सहयोगियों एवं भारतीयों पर गोली ना चलाएं। ये सेना को गांधी जी के द्वारा निर्देश दिया गया। इसके अलावा छात्र, जो स्टूडेंट हैं, यदि आत्मविश्वास की भावना हो तो शिक्षण संस्थानों में जाना बंद कर दें और पढ़ाई छोड़ दें। स्पेशली जो सरकारी स्कूल हैं वो छोड़ दें। जो कृषक थे, जो किसान थे, उनको भी निर्देश दिया गया कि यदि जमींदार सरकार विरोधी हो तो पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहें। जैसे कि मान लो कोई ज़मींदार है जो सरकार का विरोध करता है, अंग्रेज़ों का विरोध करता है, ठीक है, तो ऐसे ज़मींदार को किसान जो है वो टैक्स देते रहें, थोड़ा समझौता वगैरह कर लें आपस में बैठकर। उसके बाद जो भी टैक्स डिसाइड किया गया है, कर या लगान जो भी डिसाइड किया जाएगा, उसको वो देते रहें, किसान उसको देना बंद ना करें। लेकिन यदि ज़मींदार सरकार समर्थक हो तो लगान अदा करना बंद कर दें। किसान से कहा गया कि आप लगान ही मत दो उस ज़मींदार को जो सरकार का समर्थन करता है। इसके अलावा जो राजे महाराजे थे उनको भी निर्देश दिया गया। देखो दोस्तों, जो भारत था उस समय, तो भारत का कुछ हिस्सा ब्रिटिश भारत में था। ब्रिटिश भारत मतलब डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से थे जो रियासतें थे, या रियासतों का मतलब है कि कई छोटे छोटे क्षेत्र थे जहाँ पर राजाओं का शासन था। वहाँ पर ब्रिटिश सरकार शासन नहीं करती थी और हालांकि ब्रिटिश शासन के अधीन ही वो राजा थे। तो राजा महाराजाओं को भी निर्देश दिया गया था, क्या, कि जनता को सहयोग करें, जनता का सहयोग करें, जनता का साथ दें और अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें, कि जो प्रजा है, जो जनता है, वो गुलाम नहीं है, वो भी स्वतंत्र हैं। तो ये सारे निर्देश गांधी जी के द्वारा दिए गए थे अलग अलग वर्गों के लिए। ठीक है, आपको ये लिखना है अपने एग्जाम में, आप लिखना कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा ये सारे निर्देश विभिन्न वर्गों को दिया गया था। इसके अलावा गांधी जी ने एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक स्लोगन दिया था। गांधी जी ने कहा था, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ और इसी मंत्र के बल पर हमें पूरा आंदोलन चलाना है, करो या मरो का। क्योंकि अब जापानी
सेना आक्रमण कर सकती है भारत पर, और ऊपर से ही जो भारत है अब उसको गुलामी के काफ़ी समय गुजर चुके हैं। अगर अब भारत कुछ नहीं करेगा तो अब कुछ उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो या तो हमें भारत को आज़ाद कराना है, और अगर आज़ाद नहीं भी करा सके तब भी हम भारत के लिए जान दे देंगे, हम भारत के लिए अपना सब कुछ त्याग देंगे, लेकिन हम भारत के को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। तो करो या मरो का नारा दिया गांधी जी के द्वारा दिया गया। तो यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं आंदोलन के प्रसार की, कि आखिर ये आंदोलन किस तरह से फैला है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो 9 अगस्त को प्रातः सुबह ही सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया तथा गिरफ्तार कर लिया गया और अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। इन शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन की बागडोर युवा उग्रवादी तत्वों के हाथों में आ गई। मतलब यह है कि कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो आंदोलन की बागडोर है अब वो जो युवा यूथ होता है, यूथ जो लोग होते हैं उनके हाथों में आ जाती है। वो लोग आंदोलन को चलाए रखते हैं। जैसे कि जन विद्रोह बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। क्या होता है ज़मीनी स्तर पर, देखोगे आप कि इस आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जन विद्रोह देखे जाते हैं। जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया तथा सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया। सत्याग्रहियों ने, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने गिरफ्तारियां दी। उन्होंने अपने गिरफ्तारियां दी कि लो मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे देश को आज़ाद करो, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने देश के लिए ही बना हूँ। तो ऐसी गिरफ्तारियां दी गई, पुल उड़ा दिए गए, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, तार एवं टेलीफोन, जो कम्युनिकेशन के जो वेस थे, उन लाइनों को काट दिया गया। मतलब सरकारी काम में दिक्कतें पैदा की गई। शिक्षण संस्थानों में छात्रों ने हड़ताल कर दी, छात्रों द्वारा जुलूस निकाले गए, उन्होंने गैर कानूनी पर्चे लिखे, जगह जगह उन्हें बांटने लगे तथा भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए संदेशवाहक का काम किया। अहमदाबाद, बम्बई, जमशेदपुर, अहमदनगर, पूना में मजदूरों ने हड़तालें कर दी। तो देखो दोस्तों, जनता के द्वारा इतना सब कुछ किया गया इस आंदोलन के दौरान। जन विद्रोह कई सारे हमें देखने को मिले, जिसमें कई सारे लोगों ने गिरफ्तारियां दी। जो सरकारी भवन थे वहाँ पर ज़बरदस्ती तिरंगा भी फहराया गया कई भवनों पर। इसके अलावा जो तार टेलीफोन की लाइनें थी उनको काट भी दिया गया, और कुछ भूमिगत कार्यकर्ता थे उनकी मदद भी की गई जनता के द्वारा। भूमिगत का मतलब जो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहे थे, सामने आने का मतलब है जो छुपे हुए थे, जिनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था अंग्रेजों के द्वारा, तो उनकी भी मदद की गई भारतीय जनता के द्वारा। अब भूमिगत गतिविधि अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, भूमिगत गतिविधियों के संचालन का कार्य मुख्यतः समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रम के अनुयायी और क्रांतिकारियों के हाथों में था। कुछ भूमिगत गतिविधियां थी, मतलब सरकार की नज़रों से छुपकर गतिविधियां की जा रही थी ताकि देश में आंदोलन को बनाए रखा जाए। जैसे कि समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक हो गए के सदस्य हो गए, समाजवादी सदस्य हो गए, गांधी आश्रम के सदस्य हो गए, कुछ क्रांतिकारी थे, तो ये लोग भूमिगत गतिविधियां चला रहे थे। बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा, गुजरात के अन्य भाग, कर्नाटक, केरल, आंध्र और संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार एवं दिल्ली इन गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। यहाँ पर ये गतिविधियाँ हो रही थी। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, इनके नाम आप आगे सुनते हैं। हम जब देश आज़ाद होता तो कितने बड़े बड़े नाम हमें सुनाई देते हैं। ये लोग भूमिगत रूप से कार्य कर रहे थे। आर.पी. गोयनका भूमिगत गतिविधियां संचालित करने वाले कुछ अग्रणी, कुछ प्रमुख नेताओं में से ये एक थे। कुछ नाम आप याद कर लीजिए, सारे नाम आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मली लिख भी सकते हैं कि भूमिगत गतिविधियाँ की जा रही थी कुछ नेताओं के द्वारा। उषा मेहता ने मुंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। तो ये देखिए, एक यहाँ पे कार्य हमें दिखाया गया कि जो उषा मेहता थी उन्होंने मुंबई में भूमिगत रेडियो की स्टेशन की स्थापना की ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके भारतीय लोगों के बीच में। तो ये सारी गतिविधियाँ इस आंदोलन के दौरान की जा रही थी। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसके दौरान ये सारी गतिविधियाँ भारतीय जनता के द्वारा की जा रही थी, जो मैंने आपको बता दिया। अब सरकार ने इस आंदोलन को पूरी तरह दबाने के लिए कई सारे दमनकारी कार्य किए, और इसी के चलते अनुमानतः 10,000 लोग की जानें चली गई। कई लाखों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों लोग गिरफ्तार हुए, और 10,000 के लगभग जानें गई।
भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन करते हैं कि यह आंदोलन कहाँ तक सही था, कहाँ तक ये सफल रहा, ये सब थोड़ा सा देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य जो केंद्र थे अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये इसके प्रमुख केंद्र थे भारत छोड़ो आंदोलन के। छात्र, मजदूर एवं कृषक आंदोलन की रीढ़ थे। जो छात्र थे, जो मजदूर थे, जो कृषक थे, किसान थे, इन्होंने बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लिया था। जबकि उच्च वर्ग एवं नौकरशाही आंदोलन में तटस्थ बनी रही। जबकि जो ऊंचे वर्ग के लोग थे या जो नौकरशाही थे, जो सरकार में काम कर रहे थे, ना तो इन्होंने आंदोलन को दबाने में थोड़ी मदद की सरकार की, ना ही इन्होंने आंदोलन को बढ़ावा देने में मदद की। हालांकि कुछ वर्ग हैं, उच्च वर्ग में भी कुछ हैं जो इन्होंने मदद की होगी। एग्जैक्ट अभी यहाँ पे नॉर्मली देखा जाए तो उच्च वर्ग और नौकरशाही जो था वो दूर रहा आंदोलन से। सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले तत्वों को आंदोलनकारियों ने देशद्रोही कहा। आंदोलनकारियों ने उन लोगों को देशद्रोही कहा जो सरकार के प्रति अपनी आस्था रखते थे, सरकार का समर्थन कर रहे थे। वो आंदोलन आंदोलन से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी गहराई तक घर कर चुकी है, मतलब बैठ चुकी है। राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों में आ चुकी है। आंदोलन से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर अब और अधिक शासन करना संभव नहीं। तो ये पूरा जो हम मूल्यांकन देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का, ये काफ़ी हद तक अपने प्रयासों में सफल रहा। देखो, स्वतंत्रता तो डायरेक्ट इसने नहीं दिलाई, लेकिन अंग्रेजों पर इतना दबाव डाला कि अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध अब भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। अगर भारत पर शासन करना है तो भारतीय लोगों की इच्छा उसमें होनी जरूरी है। और इन्हीं सब के चलते आगे हमें स्वतंत्रता मिली। अब इस आंदोलन का अंत कैसे हुआ तो इसको आप समझिए। 1947 में लॉर्ड वेवेल लिन्थगो, ये उस समय के वायसराय होते हैं, इनकी जगह वायसराय बन कर आए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई। देखो, जो लॉर्ड वेवेल थे उसकी जगह पर नहीं कन्फ्यूजन हो गई, सॉरी। 1943 में लॉर्ड वेवेल जो थे वो लिथगो की जगह पर वायसराय बनकर आए थे। ध्यान समझिए, पहले जो 1943 से पहले बात करें, 43 से पहले अगर हम बात करें 1943 से, तो लिथगो वायसराय थे भारत के। लेकिन उसके बाद लॉर्ड वेवेल लिथगो की जगह वायसराय बनकर आए। उन्होंने गतिरोध को दूर करने का मकसद से वेवेल योजना सामने रखी। इस पर वार्ता के लिए कांग्रेस के सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। सिंपल सी बात है, आंदोलन को ख़त्म करने के लिए जो नए वायसराय आए थे लॉर्ड वेवेल, इन्होंने इस गतिविधियों, ये जो संघर्ष चल रहा था इसको ख़त्म करने के मकसद से अपनी एक योजना सामने रखी। इसमें इन्होंने कई सारे सुझाव वगैरह दिए। वेवेल योजना कहा जाता है इसको। और इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के जो नेता थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता है और इस पर भरपूर चर्चा की जाती है। हालांकि जो ये वेवेल योजना थी इसमें मुस्लिम लीग को ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी अब चर्चा की जाती है, अब बैठक की जाती है, समझौता करने की बात की जाती है और भारत में सुधारों के लिए कई सारे और भी क्रिप्स मिशन जैसे मिशनों को भेजने का प्रयास किया जाता है। तो इसके बल पर ये जो आंदोलन होता है वो धीरे धीरे बहुत ही मंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हालांकि फिर धीरे धीरे अपने आप भी, क्योंकि नेता बहुत सारे गिरफ्तार हो चुके होते हैं। अगर हम 1943 तक की बात करें तो बहुत सारे जो नेता होते हैं गिरफ्तार हो चुके होते हैं, तो वैसे भी ये आंदोलन काफ़ी धीरे हो जाता है 1943 तक। तो और उसके बाद फिर वेवेल योजना सामने आती है जिसके तहत ये आंदोलन पूरी तरह थम जाता है। तो इस तरह ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसे समाप्त किया जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने भारत छोड़ो आंदोलन को पूरी तरह समझ लिया कि किस तरह 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, आखिर उसके क्या कारण थे, सारी बातें हमने कर ली। जितनी भी बातें आप यहाँ पर हुई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप सारी चीज़ें एग्जाम में लिख कर आना। कुछ समझ नहीं आया, याद नहीं हुआ तो यही कहूँगा, वीडियो को एक बार दोबारा से देख लोगे तो सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।